ध्वनि, आवाज। ओके, तो साउंड में आइडिया यहां पर यह है कि दो चीजें हैं मेनली जिसकी वजह से हम इसको वेव के बावजूद एज ए डिफरेंट टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, एक चीज बड़ी ऑब्वियस है, पता भी होती है सबको, लेकिन दूसरा लोगों को कम समझ में आता है। राइट, तो सबसे पहली चीज तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ओके, वो जो अपन ने पढ़ी थी अभी तक वो ट्रांसवर्स वेव थी। नाउ दैट शुड नॉट हैव मैटर्ड एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज देयर वर वेरी फ्यू प्लेसेस वेयर वी यूज्ड इट बीइंग ट्रांसवर्स वेव। कहाँ यूज किए थे ट्रांसवर्स वेव होने का यूज? छोटी मोटी जगहों पे आया था ट्रांसवर्स वेव होने का यूज स्ट्रिंग के लिए, जब हमने इक्वेशन लिखी थी, मतलब एनर्जी की इक्वेशन हमें यहाँ पे अलग से शायद डिराइव करनी पड़ेगी। बाकी तो कहीं पे भी हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मोस्टली हम लोग वहां पे एनर्जी के अलावा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या चीज है और क्या नहीं है। ओके, रिफ्लेक्शन वगैरह ऐसी दो चार केसेस में हमें जानने की जरूरत पड़ सकती है कि ये लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है। तो दैट इज नॉट द मेन रीजन बिकॉज ऑफ विच वी स्टडी दिस एज अ सेपरेट चैप्टर। लोग सोचते हैं कि इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव इसलिए पढ़ते हैं। नो नो, देयर इज वन अनदर मच बिग रीजन जिसकी वजह से इसको पूरा एनालिसिस ही हमें चेंज करना पड़ता है। मतलब चेंज का मतलब डिफरेंट करना पड़ता है कुछ सिचुएशंस में, एंड दैट इज कि वो जो हमने पढ़ी थी वो वन डायमेंशनल वेव थी। साउंड की नेचुरल स्टडी वन डायमेंशनल होना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। ये बात करना ही बेकार है। वन डायमेंशन मतलब वन एक्सिस थी। इनफैक्ट वन डायमेंशन भी थोड़ा गलत वर्ड है। वहां पे हम सिंगल एक्सिस, सिंगल लाइन के अलोंग चलने वाली वेव की बात करते थे, जबकि साउंड में तो ये बात करने का ही मतलब नहीं है कि इस लाइन के अलोंग वेव चल रही है। मीनिंगलेस। लाइन छोड़िए आप, तो मतलब यदि आप लाइन ही नहीं, वो तो नेचुरली इट्स अ 3D थिंग। राइट, हम इसको किसी तरह से थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट भी कर लेंगे कि चलो पैरेलल भी चल रही है, तो भी इट इज अ नेचुरली 3D प्रॉब्लम। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? पक्का? सो दैट इज व्हाट मेक्स वन बिग डिफरेंस। ऑलराइट, तो मैं सेकंड वाला पॉइंट थोड़ा सा पहले लेना चाहूंगा। ऑलराइट, और फिर मैं लॉन्गिट्यूडनल और प्रेशर वेशर ये सारी बातें कर लूंगा कि फर्स्ट वाला बड़ा, सेकंड वाला बड़ा एक्साइटिंग है, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमें मालूम पड़ेगी। और बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे होंगे, और शुरू से शुरुआत होती है तो मतलब कि वेव इक्वेशन जो हमको लगता है हमें फर्स्ट क्लास समझ में आ गई थी, लेट्स रिविजिट, सी कि हमें सच में समझ में आई थी या नहीं आई थी। ओके, सो हियर वी गो। लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बात करना चाहता हूं, और वेव की इक्वेशन से शुरू करेंगे। उस वेव की इक्वेशन को पहले समझेंगे, क्या उसमें एक्स्ट्रा है क्या नहीं है, और कैसे वो 3D के लिए सूट कर रही है, या 3D के लिए हम उसको कैसे तैयार करें, बनाए। एटलीस्ट सिंगल एक्सिस तो नहीं हो सकती अभी, मतलब सिंगल लाइन तो नहीं हो सकती। साउंड में पढ़ाई का कोई मीनिंग नहीं है इस बात का, ठीक है ना, कि एक लाइन के अलोंग चल रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट टेक इट लाइक दैट कि एक लाइन के अलोंग चल रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? ऑलराइट, सो साउंड की या लॉन्गिट्यूडनल वेव की इक्वेशन जब भी लिखी जाती है वो ऐसे लिखी जाती है। ओके, मैंने कभी नहीं देखा किसी भी समझदार आदमी को ऐसे लिखते हुए। कोई भी किताब आप उठा के देख लीजिए, राइट, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की इक्वेशन ऐसे नहीं लिखते। जब डिस्टरबेंस y में था तो ऐसा लिखा था, राइट, तो x में ऐसा लिखना चाहिए था। मतलब वो कोई पोजीशन थोड़ी ना उस पार्टिकल की उधर से वेरी कर रही है। ओके, दूसरी भाषा में बोलूं तो ये लिखेंगे तो सारे के सारे पार्टिकल ओरिजिन के अबाउट एस्टीम कर रहे होंगे। पार्टिकल्स ओरिजिन के अबाउट एसएचएम नहीं करते,
अपनी मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम करते हैं, और वेव में जब भी कुछ लिखा जाता है तो वो एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस या एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है, वो नेट नहीं लिखा जाता है. दिस इज नॉट देयर पोजीशन. यदि कोई मुझसे ये सवाल पूछ ले अभी उठा के कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट of particle located at, what is x coordinate of particle whose mean position was x1 at any time t, my answer would be it is x1 plus s naught sine omega t minus kx1. X coordinate of a particle which is located at x1, एज इन लोकेटेड का मतलब मीन पोजीशन, जिसका मीन पोजीशन x1 है वो t टाइम पे कहां मिलेगा, वो t टाइम पे x1 प्लस एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के x1 पे मिलेगा, वेयर x1 इज इट्स मीन पोजीशन. ऑलराइट, तो हम जो एसएचएम में वैल्यूज दे, सॉरी वेव में जो डिस्टर्बेंस वैल्यूज देते हैं वो कभी भी उसकी नेट नहीं होती, वो डिस्टर्बेंस होती है ओवर एंड अबाउट दी मीन पोजीशन. समझ में आई बात? क्लियर है बिल्कुल, है ना? क्योंकि इसी में आगे जाके इक्वेशन आएगी प्रेशर की, तो प्रेशर की नहीं होगी वो इक्वेशन, किसकी होगी? एक्सिस प्रेशर की. ऐसे ये पोजीशन की इक्वेशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन की इक्वेशन है, याद रखिएगा ये बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बढ़ू मैं आगे? All right. Now, this is another issue that I want you to get it right now. Let's say there is a wave traveling along y is equals to 0, मतलब कि x axis के along एक wave चल रही है, ठीक है? Right? और उसकी equation मैंने कह दिया, it is y is equals to a sin omega t minus kx. Okay? या y नहीं लिखना, psi लिखना है, psi लिख लीजिए. Right? किसकी इक्वेशन है? वेव ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है? नाउ आई वांट यू टू राइट इक्वेशन ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग अलोंग y इज इक्वल टू 4 ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम मीडियम, सेम एवरीथिंग, बट इट इज ट्रैवलिंग अलोंग लाइन y इज इक्वल्स टू 4. उसकी वेव की इक्वेशन लिखनी है आपको. राइट इक्वेशन ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एवरीथिंग, बट ओनली डिफरेंस इज कि वो इस लाइन के अलॉन्ग नहीं चल रही है, वो y इज इक्वल्स टू 4 वाली लाइन के अलॉन्ग चल रही है. उसकी इक्वेशन क्या होगी? ओके, दिस इज द आंसर. मैंने तो इतनी हिंट भी दी है, हो सकता है साई जो है वो प्रेशर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, रुपया हो, पैसा हो, फैशन हो. हाउ कैन यू ऐड 4 टू इट? और अभी अभी समझाया मैंने, साई रिप्रेजेंट्स ओनली डिस्टर्बेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट. यदि ये वाई भी ले रहे हो आप, लेट्स से ट्रांसवर्स वेव थी, माय फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज कि लेट्स से ट्रांसवर्स वेव थी नहीं. यदि ट्रांसवर्स वेव थी भी तो उस इक्वेशन में जो y आता है वो y कोऑर्डिनेट बताता है, या अपनी मीन पोजीशन से y में कितना एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस हुआ था ये बताता है. इसीलिए इसको y लिखना भी बहुत डेंजरस है एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव में, क्योंकि वो एब्सोल्यूट y कोऑर्डिनेट था ही नहीं कभी भी. हालांकि मेरा पर्पस ये नहीं है, मैंने बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली है, आपको पता भी नहीं पड़ा मैंने क्या अचीव कर लिया, अभी बता रहा हूं मैं. पहले यहां तक समझ में आ गया? I have achieved something really big. ये डिस्कशन के थ्रू I have achieved something really really big. नहीं समझ में आया? It is still same. आर्ग्यूमेंट नंबर 1 मैंने वहां साई लिखा था, आर्ग्यूमेंट नंबर 2 चलो ट्रांसवर्स ले लेते हैं, तो भी ये y एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट नहीं होता. मीन पोजीशन के अबाउट y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये होता है, जैसे कि वो भी यही होता था s.
आपको लग रहा था आपको वेव की इक्वेशन समझ में आ गई? सीखने का कोई अंत नहीं है, बस मजा आना चाहिए सीखने में। ये मेरा एक्चुअल काम नहीं है, ये करोलरी है, थ्योरम कुछ और है। बोलूं? ओके, रेडी? सो दिस इज व्हाट आई से नाउ। यदि मुझे 3 डायमेंशनली चलने वाली वेव की इक्वेशन चाहिए थी, खूब सारी वेव्स चल रही हैं, सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी की, तो ये इक्वेशन कभी भी वेव की थी नहीं, ये वेव्स की इक्वेशन थी, all traveling parallel to x-axis. It was never ever equation of wave. It was always equation of waves. Which waves? Which were traveling parallel to x-axis. ये कभी भी वेव की इक्वेशन थी नहीं, हम इसको आज तक सिंगुलर ट्रीट कर रहे थे, वेव की इक्वेशन नहीं, वेव्स की इक्वेशन थी। कौन सी वेव्स? ऑल वेव्स ट्रैवलिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप शायद भूल गए हो कि मैं यहां क्यों आया हूं। सेकंड नंबर का पॉइंट याद कर लीजिए। हम 3 डायमेंशनल वेव पढ़ना चाहते हैं, उसकी तैयारी करने के लिए उसकी इक्वेशन चाहिए थी। हम ढूंढ रहे थे कि 3 डायमेंशनल वेव की इक्वेशन कैसी होगी। कहां पहुंचे? वहीं जहां से चले थे। हमारी जो इक्वेशन थी वो ऑलरेडी 3 डायमेंशनल वेव की थी। ओके, लेकिन पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं लिखते इसको। पढ़े लिखे लोगों का स्टाइल होता है, सोफिस्टिकेशन होता है, राइट? ऐसे थोड़ी लिखेंगे पढ़े लिखे लोग, राइट? पढ़े लिखे लोग थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से लिखते हैं इसको, तो मैं भी वैसे ही लिख रहा हूं। जब तक वेक्टर शेक्टर ना लिखे तब तक मजा नहीं आता। इसी ये तो गवारों का स्टाइल है। एंड हियर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस फॉर फर्स्ट टाइम वेव नंबर। अभी तक मैंने इसका नाम वेव नंबर नहीं लिया, रोज मैं के कहता रहता था, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था के सही पढ़ाने का। अब जाके ऑप्शन आया, तो दिस इज के वेक्टर, वेयर के वेक्टर का मॉडुलस तो मैं आपको सिखा चुका हूं, एंड डायरेक्शन ऑफ के वेक्टर इज सी कैप। इसको बोलते हैं प्लेन वेव की इक्वेशन। Equation of a plane wave. कैसे आया यहां तक अभी समझा दूंगा, 2 मिनट रुक जाइए, पहले लिख लीजिए आप। कोई भी पोजीशन वेक्टर आर का यदि आपको डिस्टरबेंस जानना है कि वहां पे क्या होगा, यहां पुट कर दीजिए। 3D में बात कर रहे हैं ना अपन, राइट? एंड वी आर कंसिडरिंग वेव्स जो कि सारी की सारी पैरेलल चल रही है। समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहां से कहां चले गए हम? पहले एक लाइन के लॉन्ग वेव चलती थी हमारी, अब अपन ने किया कि यार 3D में शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे सिंपल लाइन से आगे क्या होता? पैरेलल लाइन ले लेते अपन। तो पैरेलल लाइन पे जब वेव्स चल रही है तो उनकी इक्वेशन इज स्टिल सेम, लेकिन वो आप जैसे लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या है? ये वाली। यहां से यहां का ट्रांजिशन कैसे हुआ? बहुत आसान है, मैं करके दिखा रहा हूं। करूं? ऑलराइट, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी एक्चुअली, कुछ भी नहीं है इसमें। ये हमारा एक पोजीशन वेक्टर आर हो गया, लेट्स से। इस आर पोजीशन वेक्टर वाले का जो फेज डिफरेंस आएगा ओरिजिन से, वो आर पे डिपेंड करेगा या आर के एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट पे? आर के एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट पे। मतलब कि ओरिजिन का यदि ये था ए साइन ओमेगा टी, और मुझसे कोई उठा के पूछ ले बताइए आर वेक्टर का डिस्टरबेंस का क्या फंक्शन होगा, तो मैं बोलूंगा इट वुड बी ए साइन ओमेगा इंटू टी माइनस है ओमेगा, क्या लिखते थे यार? एक्स बाय सी लिखते थे ना हम। हाँ, टाइम कितना लगा पहुंचने में, तो इसको यहां से यहां तक का जो टाइम का वैल्यू है वो इस दूरी पे नहीं डिपेंडेंट है, इस दूरी पे डिपेंडेंट है, राइट?
तो उसको पढ़े लिखे लोग लिखेंगे आर डॉट आई कैप, लेकिन मैं आई कैप की जगह सी कैप लिख लेता हूं, क्योंकि आई कैप में तो मैं सिर्फ एक्स के लॉन्ग लिखूंगा, लेकिन यहां पे आई कैप वॉज इंपॉर्टेंट और सी कैप वॉज इंपॉर्टेंट. सी कैप वॉज इंपॉर्टेंट क्योंकि नेक्स्ट टाइम इफ आई कम अक्रॉस अ सिचुएशन जहां पे वेव ऐसे चल रही होगी और मुझे इसका निकालना होगा फेज डिफरेंस ओरिजिन से, तो मैं आई कैप पे जाऊंगा या सी कैप पे जाऊंगा? सी कैप पे जाऊंगा. एंड वर्क इज डन. कुछ खा गया मैं यहां पे, सी खा गया. हमने शुरुआत आई कैप से करी, लेकिन वहां पे एक छोटी सी ट्रिक लगाई. आई कैप की जगह अपन ने सी कैप लिख दिया, क्योंकि पता है जब कोई और डायरेक्शन होगी तो भी इंपॉर्टेंट चीज उसके अलोंग वाला कंपोनेंट है. राइट, दो के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है तो इससे निकल जाएगा. ठीक है, इसको प्लेन वेव क्यों बोलते हैं मैं इस पे बात करना चाहूंगा. वेव फ्रंट एक टर्म है, वो समझाना चाहूंगा. यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. ये भी प्लेन वेव की इक्वेशन है. जरूरी नहीं है कि आप ये लिखे तभी प्लेन वेव मानेंगे इसको अपन. आप ये लिखेंगे तो भी समझदार आदमी को तो ये भी प्लेन वेव की इक्वेशन है जो एक्स के अलोंग चल रही है, लेकिन जनरल फॉर्म ये बेटर फॉर्म है. आप इसको लिख के आ जाए बोले कि लाइन के अलोंग वाली है y इज इक्वल टू 0, तो ऐसा नहीं है. y इज इक्वल टू 0 के पैरेलल जितनी भी वेव्स है सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी की, ये इक्वेशन उन सबको रिप्रेजेंट करती है. क्यों? क्योंकि y का मतलब डिस्टर्बेंस फ्रॉम मीन पोजीशन होता है. एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नहीं आती है वेव में, कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यूज पे बात नहीं होगी. इट इज ओनली उसकी वजह से कितना डिस्टर्बेंस गया है. राइट, ये जरूरत पड़ती है, आगे जाके भी जरूरत पड़ सकती है. तो ये बात हमेशा क्लियर रखना चाहिए कि वेव कभी भी नेट वैल्यू की बात नहीं करती है, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं करती है. उसने कितना डिस्टर्बेंस इंट्रोड्यूस किया वो होता है बस वेव के फंक्शन. हाँ जी, मैं तो साई लिख दिया यार, वो ए वेक्टर में कवर कर लेंगे ना. हाँ, वो ए वेक्टर टेक केयर करेगा. तुम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स भी क्यों दिल पे लेके बैठे हो? ए वेक्टर में अपने आप सब कुछ कवर हो जाएगा. और मैं तो वेक्टर क्या, मैं तो सारी स्पीशीज कवर करने को तैयार बैठा हूं. तुम तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पे टिके पड़े हो. मैं तो बोल रहा हूं एक ही यूनिट लिखो और कवर कर लो. न्यूटन पर कूलम लिखो, फील्ड बन जाएगी. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो, प्रेशर बन जाएगा. तो ए वेक्टर ए अपने आप कवर कर लेगा ना किस टाइप की वेव है, उसमें कहीं को लोड लेने का. और लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स तो अपन बच्चे अभी छोटे इसलिए पढ़ा देते कि चलो बच्चों अभी तुम यही सीख लो, कुछ नहीं तो बड़े आगे. फिर बढ़ू आगे यार. अरे ये समझ में आ गया? वेव नंबर ये वेक्टर ही होता है एक्चुअली, है ना. ये लिख लिया सबने? समझ में आ गया? कोई भी डायरेक्शन कवर हो जाएगी. किसी और को रामनिवास जी जैसे डाउट आ रहे हो कि आर वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो ऐसे वाइब्रेट करें चाहे ऐसे करें, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है. तुम ए वेक्टर में कवर करेंगे ना उसको यार. राइट, मुझे तो कोई जरूरत ही है लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स की, वो तो जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स. मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलनी थी. मैंने कुछ बोला था वेव फ्रंट, कुछ पढ़ा दिया क्या? बोला था ना वेव फ्रंट कुछ पढ़ाऊं, कुछ बोला था ऐसा भी. हाँ, प्लेन वेव क्यों बोलते हैं नहीं बोला ना मैंने अभी तक. ऑलराइट, ठीक. ओके, सो व्हाई वी कॉल दिस प्लेन वेव एंड वेव फ्रंट. ऑलराइट, सबसे पहले वी विल लाइक टू इंट्रोड्यूस टर्म वेव फ्रंट. ओके, वेव फ्रंट. कितने लोगों ने नाम सुना वेव फ्रंट? कभी सुना आपने वेव फ्रंट नाम? क्या होता है? अच्छा, ये ठीक है. यहां पे सारे पार्टिकल्स सेम फेज में. ठीक है, तो यदि वेव ऐसे जा रही है तो कौन से पार्टिकल सेम फेज में होंगे? ये वाले. ऐसे जा रही थी सारे, कौन से पार्टिकल सेम फेज में होंगे? ये वाले, क्योंकि सबके एक्स कोऑर्डिनेट्स वुड बी सेम. सबके एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे, इसलिए सारे के सारे सेम फेज में होंगे. गॉट इट? पक्का? हेलो, ठीक है. और आपको मैं वैसे तो आपको 10वीं 11वीं वाले बैच में नहीं पढ़ाया मैंने, नहीं तो 11वीं वालों में जिनको पढ़ाता हूं इनको तो पढ़ाया कईयों को. ऑलराइट, तो याद होगा कि मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं दुनिया 3D है, बोर्ड 2D है.
तो आपको ये लाइन दिख रही होगी एज यूजुअल, जबकि ये है क्या? प्लेन, राइट? नमन क्या है ये प्लेन दिख रहा है तेरे को? हाँ, शाबाश, राइट? ये सारे पार्टिकल्स सेम फेस में होंगे. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट और नॉट? राइट? और यहां पे 12वीं 13वीं के बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो बहुत इजीली इस बात को आइडेंटिफाई कर पाएंगे मेरे हिसाब से. वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, जो 12वीं 13वीं के बच्चे हैं उनको बता रहा हूं, और जो 11वीं के बच्चे वो भी याद रख सकते हैं. 3D में ये प्लेन की इक्वेशन होती है. दिस इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. अरे प्लेन नहीं समझते हो क्या? अरे ठीक है ना, है ना? और प्लेन की जगह सरफेस बोला, ठीक है ना? तो समझ में आई बात? तो इस प्लेन पे मौजूद सारे पार्टिकल्स आर इन सेम फेस. तो हम क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट का शेप क्या है? प्लेन. तो हम इसको क्या बोल देते हैं? प्लेन वेव की इक्वेशन है दिस इक्वेशन ऑफ अ प्लेन वेव. गॉट इट? दिस इक्वेशन ऑफ अ प्लेन वेव. बढ़ू मैं आगे. यदि ये प्लेन वेव की इक्वेशन है, तो लेट्स ट्राई टू सी स्फेरिकल वेव की इक्वेशन कैसी होती होगी. राइट? मेरी ऐसी इच्छा हो रही स्फेरिकल वेव की इक्वेशन निकालने की कोशिश